चलिए बच्चों देखो, तो अभी हम लोगों ने पढ़े एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब ये तो थे एग्जाम्पल बच्चों, इसके बाद देखो बहुत सारे छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। तो अपन मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस उसी सीक्वेंस से पढ़ लेना, ठीक है। मॉड्यूल में सब दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जननात्मक पृथक्करण। अब जननात्मक पृथक्करण जो बच्चों टर्म है, ये आपने फर्स्ट टाइम कहाँ पढ़ी थी? तो आप कहेंगे सर नव डार्विनवाद में पढ़ी थी। बिल्कुल, इसको एक साइंटिस्ट स्टीवेंस उन्होंने इसको दिया था। जननात्मक पृथक्करण जो शब्द है वो नव डार्विनवाद में एक बेसिक फैक्टर माना जाता है एवोल्यूशन के लिए, कि इससे बहुत सारी जातियों का निर्माण जल्दी संभव है। लेकिन जननात्मक पृथक्करण बच्चों हम उस चीज को भी तो बोलेंगे ना कि जब दो काफी नजदीक संबंधी जातियां आपस में इंटरब्रीड ना करें, और अभी हम इसको पढ़ रहे हैं। बड़ा पूरा इनसे आपने मॉड्यूल में पूरा पेज दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन इसके सिर्फ लॉजिक्स आते हैं, रटने की कोशिश ना करें, बस ध्यान से मुझे सुनना। जननात्मक पृथक्करण जो है वो ये है कि कोई भी दो नजदीक संबंधी जातियां आपस में जनन ना करें, वो जननात्मक रूप से पृथक रहे, अलग अलग रहे। नेचर चाहती है कि आप कोई भी दो नजदीक संबंधी जातियां आपस में जनन ना करे, जननिक रूप से पृथक रहे। अब आप कहेंगे सर दो नजदीक संबंधी जातियां जननिक रूप से अलग कैसे रहती है? तो नेचर में इसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे अरेंजमेंट है। नेचर सबको अलग अलग रखना चाहती है, तो जो नेचर में हो रहा है ना बच्चों, उसको हम स्टडी करके आपको पढ़ा रहे। अच्छा एक बात बताओ, दो नजदीक संबंधी जातियों का जनन सक्सेसफुल कब माना जाएगा? जब F1 जनरेशन मस्ट बी फर्टाइल, कि जब तक F1 जनरेशन फर्टाइल ना बने कोई जनन नहीं माना जाएगा। ए और बी दो अलग अलग स्पीशीज है, तो यदि उनके बीच का जो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है यदि वो स्टेराइल है, इवोल्यूशन में इसका कोई रोल नहीं है, और नेचर में अक्सर यही होता है। तो दो नजदीक संबंधी जातियों के बीच में जनन ना हो तो ये अपने आप ही रुका रहता है, क्योंकि नेचर अलाउ ही नहीं करती। तो हम क्या करें, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करें। एक है प्री जाइगोटिक, कि नेचर जाइगोट ही नहीं बनने देती। एक है पोस्ट जाइगोटिक, कि जाइगोट फिर सक्सेसफुल फर्टाइल में कन्वर्ट नहीं हो पाता। चलिए वन बाय वन डिटेल से पढ़ते हैं। पहले लेते हैं बच्चों हम लोग प्री जाइगोटिक को। इसके बहुत सारे तरीके हैं कि नेचर ये ऐसे ऐसे करके आपको प्री जाइगोटिक भी नहीं, यानी जाइगोट ही नहीं बनाने देती। फर्स्ट जैसे हम लोग बात करें भौगोलिक पृथक्करण, एक जाति है सपोज इंडिया में और उससे काफी मिलती जुलती जाती है, चाहे तो इंटरब्रीड कर सकते थे, पर वो है अफ्रीका में। तो बच्चों इंडिया वाली अफ्रीका से कहाँ इंटरब्रीड करेगी? तो भौगोलिक रूप से पृथक है। जैसे मैं बात करें ये तो भौगोलिक पृथक। एक होता है गेमेटिकल आइसोलेशन, गलती से एक गेमेट दूसरे से टकरा भी गया तो याद कीजिए जैसे आपने ह्यूमन में पढ़ा होगा फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग। तो ऐसा नहीं कि ह्यूमन जाति के अंदर ही सेम स्पर्म अंडे का बात करें मैचिंग होता है, हर स्पीशीज में होता है बच्चों। तो एक स्पीशीज का गैमेट दूसरे स्पीशीज गैमेट को रिजेक्ट कर देगा, केमिकल बिहेवियर होता है, गेमेटिकल आइसोलेशन इसको बोले। एक होता है सीजनल आइसोलेशन, जैसे कि एक जंगल है उसमें दो प्लांट है काफी पास पास है, अब एक का ब्रीडिंग सीजन है सपोज जनवरी में, एक का ब्रीडिंग सीजन है जुलाई में, कहां से इंटरब्रीड करेंगे बच्चों? क्योंकि इनका तो सीजन ही अलग अलग। एक है मैकेनिकल आइसोलेशन, कि दो काफी नजदीक संबंधी जातियां हैं लेकिन दोनों के जो बात करें जो है सेक्स ऑर्गन है उनकी साइज शेप पोजीशन अर्थात मैकेनिक्स में बहुत जबरदस्त अंतर है बच्चों, तो चाहकर भी इंटरब्रीड नहीं कर पाते। एक है बिहेवियरल आइसोलेशन, व्यवहारिक, जैसे दो काफी नजदीक संबंधी जाति, जैसे कि एग्जांपल दो किसी सिबलिंग स्पीशीज जैसे फ्रॉग और टोड। फ्रॉग और टोड इतने ज्यादा मॉर्फोलॉजिकली सेम है कि खुद भी एक दूसरे को नहीं पहचानते और रहते भी साथ ही हैं, किसी फ्रेश वाटर के तालाब में पॉन्ड में रहेंगे। लेकिन जब ब्रीडिंग सीजन आएगा तो एक गलती से भी एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं करते। तो आप कहेंगे सर नेचर इनको कैसे आइसोलेट रख पा रही है? इनको बिहेवियरल आइसोलेशन जो है ये परफॉर्म करते हैं। कैसे? कि एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग सीजन, जब इनका ब्रीडिंग सीजन आएगा तो ये जो फ्रॉग और टोड है ये डिफरेंट टाइप के बिहेवियर परफॉर्म करते हैं, और बिहेवियर जो होता है वो उनका साउंड होता है, और ये साउंड बच्चों स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, यानी उसका मैटिंग पार्टनर
साउंड से अपने मेटिंग पार्टनर को रिकॉग्नाइज कर लेगा और आपस में एक अलग यानी फ्रॉग टोड के साथ आपस में इंटरब्रीड नहीं करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों बिहेवियरल आइसोलेशन। तो देखो नेचर अलाउ ही नहीं कर रही है आपको कि आप गेमिड भी बना सको। एक आता पोस्ट जाइगोटिक। अच्छा, गलती से गेमिड बन भी जाता है, सपोज कि बन गया, तो फिर से यहां 3 तरीके की उनको सेक्सुअली फर्टाइल ना बनने दे। फर्स्ट, हाइब्रिड इनवायबिलिटी। गेमिड बनते बच्चों उसकी डेथ हो जाएगी। हाइब्रिड इनवायबिलिटी, गेमिड के अंदर बात करें जो है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम ओड होंगे बच्चों, तो क्रोमोसोम अलग अलग है तो क्रॉसिंग और नहीं हो पाएगा और बनती है इसकी डेथ हो जाएगी जाइगोट की। इसको बोलते हैं हाइब्रिड इनवायबिलिटी। एक है हाइब्रिड स्टेरिलिटी। गलती से यदि वो हाइब्रिड पैदा भी हो जाता है बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, जेनेटिक्स में भी पढ़ाया जाता है कि 99% केस में इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड स्टेराइल है और स्टेराइल का एवोल्यूशन में कोई रोल नहीं है। अच्छा, इसके कुछ एक्सेप्शन है। मेल लोइन फीमेल टाइगर लाइगन, मेल टाइगर फीमेल लोइन टाइगन। ये लाइगर और टाइगन जो होते हैं ना बच्चों, ये सेक्सुअली फर्टाइल होते हैं। तो आप कहेंगे सर आपने इनको एक्सेप्शन अपवाद क्यों माना? हमने इन्हें अपवाद इसलिए माना क्योंकि ये नेचर में कभी इंटरब्रीड नहीं करते। ये तो हमने लेबोरेटरी में बना के देखे हैं बच्चों, तो एक तरह से तो आर्टिफिशियल माना जाएगा, ये तो आर्टिफिशियल माना जाएगा। इसलिए जो है बच्चों इनको बात करें हम लोग नेचर में स्टडी, हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे। हाइब्रिड ब्रेकडाउन, ये थर्ड जो तरीका है पोजाइगोटिक का, कि गलती से यदि F1 जनरेशन फर्टाइल बन भी जाती है तो ज्यादातर केस में ट्रू फर्टाइल नहीं होती। जब F1 जनरेशन वापस पेरेंट के साथ बैक क्रॉस करेगी तो F2 जनरेशन वापस स्टेराइल या लेस फर्टाइल हो जाती है, तो फर्टिलिटी उनकी खत्म हो गई। तो देखो कुल मिलाकर नेचर चाहती ही नहीं है कि आप नेचर में कभी इंटरब्रीड, दो जातियां काफी नजदीक संबंध है वो इंटरब्रीड करे। नेचर चाहती नहीं कि इंटरब्रीड करे, वो चाहती कि सब अलग अलग रहे। बस इसी को बच्चों रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बोलते हैं। अच्छा, एक आता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़े, एक आता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आप कहेंगे सर ये क्या होता है? देखिए मैं बताता हूं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है कि मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती गई, और मनुष्य की जनसंख्या मेनली बढ़ने का कारण है वो बच्चों इम्यूनाइजेशन है। आज हम इस धरती पर 7 अरब से ज्यादा लोग हैं। सोचो कि किसी भी ह्यूमन को एक भी इम्यूनाइजेशन नहीं होता, एक भी टीका नहीं लगता, 7 करोड़ भी नहीं होते ह्यूमन। क्योंकि मेनली हमारे लिए जो भाई हजारों सालों पहले हमारे पास घर थी, हजारों सालों से हैं, आयुर्वेद या होम्योपैथी दूसरी चीज़ें भी है, पर मेनली वायरस पर इनका इतना अच्छा कंट्रोल नहीं था। जब एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर जैसे लोगों ने इम्यूनाइजेशन को एक तरह से स्टार्ट करवाया, तो उसके बाद हम सब इम्यूनाइजेशन के कारण ही जिंदा भाई। तो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ी। अब जैसे जैसे जब ह्यूमन पॉपुलेशन इम्यूनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में फैल गया तो ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो हमारी नीड बढ़ने लगी कि चलो ह्यूमन पैदा हो गए, अब इनको खाने को चाहिए, कपड़ा चाहिए, सब कुछ चाहिए। चलो मकान तो आप ठीक है ले आए, आपने खूब सारी माइंस निकाली, मकान बना लिया, खाने को कहाँ से लाओगे? तो साइंटिस्ट ने फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शन को यहीं से मेनली जो है एक जबरदस्त जोर दिया। एक बात बताइए, नेचर में नेचर नेचुरली अल्टीमेटली लाखों करोड़ों सालों में करती क्या है? सर एक अच्छे फिनोटाइप के बेस पर एक अच्छे जीनोटाइप का सिलेक्शन करती है जो उस नेचर में एक बहुत बेस्ट माने जाते हैं और हम उसको नई जाति मान लेते। तो साइंटिस्ट ने देखा कि यार डाइवर्सिटी म्यूटेशन से बनी है। तो मूलर नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्हें फादर ऑफ इंड्यूस म्यूटेशन बोला जाता है, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो उन्होंने सोचा कि यार जब हम म्यूटेशन से, हमें पता है कि म्यूटेशन से डाइवर्सिटी बनती है और अपने को जेनेटिक्स आती है, हम म्यूटेशन कर सकते हैं, तो क्यों ना हम अपने फायदे के लिए कुछ काम करें। तो इन्हीं की वजह से बाद में बात करें जो है नॉर्मन बोरलॉग और उनसे फिर अपने इंडियन श्री MS स्वामीनाथन, इन्होंने बात करें, उनसे सीखा और अलग अलग प्लांट्स का बात करें, वैरायटीज का फॉर्मेशन करें। आज की तारीख में बच्चों हम लोग जितनी भी चीज़ें कंज्यूम कर रहे, खा रहे हैं, वो सब की सब हाइब्रिड है। आप जितनी फसलें खा रहे हो, दालें, फ्रूट्स, वेजिटेबल, जितनी भी चीज़ें बच्चों हम यूज़ कर रहे हैं, ये कॉटन हो सकता है ओरिजिनल ऊपर, प्लांट ही BT कॉटन। ओरिजिनल जो प्लांट्स है वो तो ये मानो कि हर्बेरियम्स में बचे हुए वाइल्ड वैरायटी जो है, हम सब जो खेतों में उगे हुए सब हाइब्रिड प्लांट्स है बच्चों, और ये मनुष्य की जो है रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। अब मनुष्य की रिक्वायरमेंट में सिर्फ प्लांट्स ही नहीं आते, हमें एनिमल्स भी चाहिए, दूध चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो हमने फिर हाइब्रिड काउज बनाई, बात करें बच्चों। हाँ,
फार्मी बात करें, अंडे बनाए, देसी मुर्गी के बाद बात करें क्योंकि वो बिना फर्टिलाइजेशन के अंडा देती है, क्योंकि अंडा प्रोटीन होता है, हमारी रिक्वायरमेंट में आता है बच्चों। डॉग्स बनाए, डिफरेंट टाइप के कुत्ते बनाए, जर्मन शेपर्ड, अल्सेशियन बुलडॉग, पोमेलियन, ये सब ओरिजिनल कुत्ते नहीं, ये सब हाइब्रिड है बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने एक तरह से इनको म्यूटेशन वगैरह ये करवा के बनाए। हॉर्स बनाए, बात करें जो पावरफुल हॉर्स, ताकि रेस कोर्स में दौड़ सके, पोलो खेल सके, स्पोर्ट। एनसीईआरटी बोलते हैं ना, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, आपका स्पोर्ट और सिक्योरिटी, इन कारणों के लिए। तो मनुष्य ने ये सब चीज़ें अपने फायदे के लिए बनाई है, और इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब मुझे एक बात बताइए, ये जितने भी आर्टिफिशियल सिलेक्शन के एग्जाम्पल मैंने आपको दिए बच्चों, ये हमने म्यूटेशन से बनाए हैं। तो एनसीईआरटी जब ये पढ़ाती है, तो एनसीईआरटी के अपनी हिंदी के एनसीईआरटी में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, हिंदी की भूल गई होगी, कोई बात नहीं, आपको बता देता हूँ। ये इस चीज़ का भी सबूत है कि एवोल्यूशन म्यूटेशन से हुआ है, कि जब मनुष्य ने अपने दिमाग से आर्टिफिशियल म्यूटेशन और हाइब्रिडाइजेशन और इंटरब्रीडिंग करवा के इतनी बेहतरीन वैरायटीज बना ली, इतने जानवरों की, प्लांट्स की, तो नेचर में भी तो लाखों करोड़ों अरबों सालों में अलग अलग म्यूटेशन से ही बेहतरीन डाइवर्सिटी बनी होगी। तो ये इस बात का सबूत है कि एवोल्यूशन म्यूटेशन से हुआ है बच्चों। ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी इस बात का सबूत है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए आगे चलते। अब आता है बच्चों, देखो इसके बाद छोटा सा कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, सीक्वेंशियली हम लोग पढ़ रहे हैं, मिमिक्री ले लेते हैं। मिमिक्री को एक बेहतरीन अडप्टेशन माना जाता है, बेहतरीन अडप्टेशन माना जाता है। मिमिक्री शब्द बेट्स ने दिया था, ये बेहतरीन अनुकूलन था। मिमिक्री का मतलब है कि किसी की नकल करना, कलर से, शक्ल से, मॉर्फोलॉजी से, उसके जैसे बिहेवियर करके, उससे ऐसा साउंड निकाल के। जो मिमिक्री करता है उसको मिमिक बोलेंगे, और जिसकी मिमिक्री की जाती है उसको मॉडल बोलेंगे। आप इकोलॉजी में भी पढ़ते हो बच्चों। अब अपनी जो एनसीईआरटी है बच्चों, इवोल्यूशन वाला, उसमें मिमिक्री को केवल एक शब्द में खत्म कर रखा है एनसीईआरटी ने, छद्मावरण। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कैमोफ्लेज। अब आप कहेंगे सर मिमिक्री और कैमोफ्लेज में क्या अंतर है? तो मैं बताऊं कि जब मिमिक्री केवल कलर के कारण हो बच्चों, उसको हम छद्मावरण बोलते हैं। तो मिमिक्री एक ब्रॉड टर्म है और छद्मावरण एक छोटा टर्म है। वेस्टर्न बेटुलेरिया के केस में वही है। ठीक है, अब मिमिक्री दो ऑर्गेनिज्म करेंगे, एक करेगा प्रे, अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्टिव मिमिक्री, एक करेगा प्रेडेटर, एग्रेसिव मिमिक्री, प्रे को मारने के लिए। है समझ में? ठीक है, तो मोटी मोटी मिमिक्री दो तरह की होती है, एक होती है प्रोटेक्टिव, एक होती है एग्रेसिव। एक तीसरी भी होती है, वो होती है धोखाधड़ी, कॉन्शियसनेस मिमिक्री बच्चों बात करें। अब जो मिमिक्री है, सपोज एग्जाम आपके क्वेश्चन आता है कि मिमिक्री किस पर्पज के लिए की जाती है बच्चों, तो आप लोग आंसर में प्रायोरिटी क्या लगाओगे? क्योंकि ये तो प्रोटेक्शन के लिए भी हो रही है, ये तो एग्रेशन के लिए भी हो रही है, ये तो कॉन्शियसनेस है उसके लिए भी हो रही है, धोखाधड़ी उसके लिए भी हो रही है। तो आप प्रायोरिटी क्या लगाओ? तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको लगानी है कि ये प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन जो मिमिक्री है, प्रोटेक्शन जो है वो फर्स्ट पर्पज माना जाएगा मिमिक्री का। अब चलिए मिमिक्री को पढ़ते हैं। फर्स्ट आती है प्रोटेक्टिव टाइप की, ये फिर से दो तरह की होती है। फर्स्ट होती है बच्चों बात करें जो है काउंसलमेंट, यानी धोखाधड़ी। अब धोखाधड़ी वाली जो मिमिक्री है बच्चों, वो क्या है कि प्रे प्रेडेटर के साथ धोखाधड़ी करता है। जैसे हरे कलर के पत्ते, हरे कलर के जो इंसेक्ट्स हैं वो हरे कलर के पत्तियों में जाके बैठ जाते हैं, प्रेडेटर उनको पहचान ही नहीं पाता। स्टिक इंसेक्ट की बात करें, जैसे वेस्टर्न बेटुलेरिया भी पढ़ा थोड़ी देर पहले हम लोगों ने, वो था और प्रेडेटर पहचान नहीं पा रहा था। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सफेद वाला, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन काला वाला। तो बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों। एक आती है बेटेसियन, अब इसको अलग से मैं डिटेल से पढ़ाता हूँ, 2 मिनट अभी होल्ड करो। दूसरी आती है बच्चों एग्रेसिव मिमिक्री, इसको प्रेडेटर करेगा। ये फिर से धोखाधड़ी है भी, क्योंकि जब प्रे धोखाधड़ी कर सकता है तो प्रेडेटर भी तो कर सकता है बच्चों। तो प्रेडेटर वाली धोखाधड़ी कौंसल में, जैसे कि येलो स्पाइडर, एक येलो कलर की स्पाइडर सूखी पत्तियों में जाके बैठ जाती है। अब पत्तियों का कलर येलो है तो इसका कलर भी येलो है, चुपचाप बैठी रहती है, हिलती डुलती नहीं है। आसपास कोई प्रे आया, उसको पकड़ा और पकड़ के खा गई, ये भी धोखाधड़ी करी है। एक आती है बच्चों एल्यूरिंग, यानी प्रलोभन टाइप की। प्रलोभन में जीव दूसरे जीव को जानबूझकर अपने पास बुलाता है। प्रेडेटर प्रे को एक तरह से आकर्षित करता है, जैसे एक अफ्रीकन लिजर्ड होती है, उसका माउथ कॉर्नर जो होता है, ओरल, ये माउथ कैविटी, ओरल कैविटी, वो खोलने के बाद एक बड़े सुंदर से फ्लावर की जैसी नजर आती है, तो चुपचाप उसको ऐसे खोल के बैठी रहेगी। अब आसपास कोई कीड़ा मकोड़ा उड़ रहा है तो सोचता है कि बड़ा सुंदर सा फूल है, चलो उसका रस चूसने चलते हैं। जैसे बच्चों अंदर आता है कीड़ा, ये अपने मुंह को बंद कर अपना पेट भर लेगी। तो ये एक तरह से प्रलोभन दिया, इसको बोलते हैं प्रलोभन एल्यूरिंग मिमिक्री। अब एक करके बात बताऊं, देखा जाए तो दोनों ही जो मिमिक्री मैंने पढ़ाई अभी तक आपको, रियल मिमिक्री नहीं है, क्योंकि ये तो कोइंसिडेंसेस है,
लेकिन अपनी एनसीईआरटी मोटा मोटा चलती इस टॉपिक में, तो अपने को वैसे ही चल रहा है, ठीक है। आपको मिमिक्री माननी है इसको, क्योंकि रियल में क्या मिमिक्री का मतलब है कि आप थोड़ी देर के लिए उसके जैसे बनो, बाद में फिर सामान्य बन जाओ, बाद में फिर सामान्य बन जाओ, ठीक है। तो थर्ड जो मिमिक्री है कॉन्शियस है, ये रियल मिमिक्री है। एक टेनब्रूनोइड बीटल होता है, उसने देखा कि सामने से प्रेडेटर आ रहा है, उसको पता है कि मुझे खा जाएगा, तो वो अपने आप को फोल्ड कर लेगा और पत्थर जैसा बन जाए। ये पत्थर नहीं है लेकिन पत्थर जैसा बना, और सांस रोक कर पत्थर जैसा बन जाएगा। अब प्रेडेटर आएगा, इसको टटोलेगा, देखेगा ये तो पत्थर है, और इसको पत्थर समझकर छोड़कर चला जाएगा। वो यही तो चाहता है कि मुझे छोड़ के चला जाए। ये रियल मिमिक्री है बच्चों। आई बात समझ में? ठीक है। अब मैंने बोला कि मैं बेटेसन को पढ़ाऊंगा, अब पढ़ा रहा हूं बेटेसन और मुलेरियन, ये दोनों तरह की जो मिमिक्री बच्चों, बैट्स ने बेटेसन और मुलेरियन ने, मूलर जो है साइंटिस्ट के नाम बच्चों, बैट्स ने बेटेसन उसके नाम पे दे दी और मूलर ने ये बताई तो मुलेरियन उनके नाम पे दे दी। ये दोनों मिमिक्री प्रे कर रहे हैं और दोनों वार्निंग टाइप की, चेतावनी, प्रेडेटर को चेताते हैं। कैसे? देखिए मैं बता दूं। जैसे बेटेसियन में क्या होता है कि दो जीव है, दोनों की शक्लें एक दूसरे से मैच करती है, और एक जहरीला है एक नॉन जहरीला है, मतलब जिसको जीव खा सकता है, प्रेडेटर खा सकता है। तो एक के चक्कर में दूसरा बच जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, वाइसराय बटरफ्लाई मोनार्ड्स बटरफ्लाई के साथ, आपने इकोलॉजी में भी एग्जांपल पढ़ा है। वाइसराय जो बटरफ्लाई होती है बच्चों, ये क्या होती है, बड़ी टेस्टी होती है, प्रेडेटर्स को आसानी से खा सकता है, और उसी की शक्ल मैच करती है मोनार्ड से। मोनार्ड जहरीली होती है, प्रेडेटर्स को नहीं खाता, उसको पता है कि मैं खुद ही मर जाऊंगा, वॉमिट कर दूंगा, तो मतलब नहीं है। अब सामने से प्रेडेटर आ रहा है, वाइसराय देख लिया कि तो मुझे खाने आ रहा है, तो बिल्कुल वो मोनार्ड जैसा बिहेवियर करती है, और वो प्रेडेटर उस वाइसराय को भी जहरीली मोनार्ड समझता है, और उसको जहरीली मोनार्ड समझकर छोड़कर चला जाता है, और पिछले करोड़ों सालों से प्रोग्राम चल रहा है। तो वाइसराय मोनार्ड के चक्कर में आज भी बची हुई है बच्चों, यानी एक के चक्कर में दूसरी बची हुई है। एक होती है, बात करें जो है मुलेरियन मिमिक्री। मुलेरियन में क्या होता है कि दो जीव है, दोनों की शक्लें एक जैसी है, दोनों ही जहरीले होते हैं। तो आप कहेंगे सर जब दोनों ही जहरीले हैं तो प्रेडेटर इनको खाएगा ही क्यों? अच्छा क्वेश्चन है। अरे खाएगा नहीं, लेकिन अपनी मस्ती के लिए, मौज मस्ती के लिए इनको सकता है, अंडों को तोड़ गया, बच्चों को मार गया। हाँ, तो जैसे कि टेनोचिड, मोथ और वास, दोनों की शक्ल एक जैसी होती है, जब ये अकेले होते हैं प्रेडेटर को मार जाता है। तो इन्होंने क्या किया, इसकी भी काफी पॉपुलेशन और इसकी भी, दोनों पॉपुलेशन मिल गई, तो एक तरह से एक एडिटिव इफेक्ट आ गया। और ये प्रेडेटर को देखते हैं कि भाई वो सामने प्रेडेटर बैठा हुआ, हजारों की पॉपुलेशन एक साथ प्रेडेटर की तरफ बढ़ती है, और प्रेडेटर इनको, जो प्रेडेटर इनको अकेला देख के मार देता था, वही प्रेडेटर इनकी थाउजेंड्स ऑफ पॉपुलेशन देख के डर के भाग रहा है बच्चों। एक तरह से इसको हम लोग बोलते हैं मुलेरियन मिमिक्री। आ रही बात समझ में? अरे आ रही है ना, बस यही है, छोटे छोटे से टॉपिक से देखो, है ना, इनके लॉजिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आता है एक और बात करें जो है, टॉपिक पढ़ लेते हैं आज, है ना, टाइम है भी अपने पास। म्यूटेशन थ्योरी। ओरिजिनल जो म्यूटेशन थ्योरी है बच्चों, इसको दिया था ह्यूगो डी व्रिज ने, ओएनए थेरा लेमार किया ना, जिसका नाम है इवनिंग प्राइम। ये आपके एआईपीएमटी 2012 के क्वेश्चन, इवनिंग प्राइम रोज, संध्या प्राइम रोज, क्योंकि इवनिंग में इसके फूल खिलते हैं। अब इस थ्योरी में बच्चों कुछ चीजें अच्छी है, कुछ बुराई भी है, लेकिन थ्योरी को बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया। अभी राइट नाउ हम जो म्यूटेशन पढ़ते हैं, लेटेस्ट साइंटिस्ट वाला म्यूटेशन है। ये तो म्यूटेशन थ्योरी देने के लिए हिट हुए, और इनकी डेफिनेशन बिल्कुल सही है। डेफिनेशन क्या बोली इन्होंने, ह्यूगो डी व्रिज सर ने, सडन हेरिटेबल चेंजेस नोन एज म्यूटेशन। हिंदी बोलूं, अचानक वंशानुगत होने वाले परिवर्तन, अचानक होगा और वंशानुगत होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे म्यूटेशन। यानी म्यूटेशन हमेशा डीएनए में होगा, यानी उल्टा बोले कि डीएनए में होने वाला अचानक चेंज म्यूटेशन कहलाता है। आ गया समझ में? डीएनए में होने वाला अचानक चेंज म्यूटेशन कहलाता है, बिल्कुल सही बोला। अच्छा, म्यूटेशन थ्योरी में जो इतने क्वेश्चन नहीं आते ज्यादा, तो मैं भी आपको कुछ इवोल्यूशन का पार्ट पढ़ा रहा हूं जो म्यूटेशन रिलेटेड है, वहां से आते हैं। क्या? देखिए मैं आपको बताता हूं। एक बात बताइए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि जो इवोल्यूशन हुआ है वो वेरिएशन के कारण हुआ है? हाँ सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। मोर वेरिएशन मोर इवोल्यूशन, नो वेरिएशन नो इवोल्यूशन, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं क्या कि इवोल्यूशन के लिए, इवोल्यूशन में जो वेरिएशन है वो कच्चे माल का काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं, ये आपकी एपीएमटी का क्वेश्चन है। तो क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं क्या कि वेरिएशन का मुख्य कारण म्यूटेशन है? बिल्कुल बोल सकता हूं। अब अलग अलग लैंग्वेजेस में क्वेश्चन आते हैं बच्चों, एपीएमटी में सबका आंसर म्यूटेशन है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन म्यूटेशन, मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन म्यूटेशन, ओनली सोर्स ऑफ वेरिएशन म्यूटेशन, ऑल सोर्स ऑफ वेरिएशन म्यूटेशन, फाउंटेन हेड ऑफ इवोल्यूशन म्यूटेशन। तो सबका आंसर आपको म्यूटेशन लगाना है।
अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जैसे हम लोगों ने अभी तक एवोल्यूशन ऑलमोस्ट खत्म ही होने में आया, हमने डार्विनिज्म न्यू डार्विनिज्म पिछले 2 लेक्चर में पढ़े, 2 ढाई लेक्चर में, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नेचर जो है ना, देखो बच्चों, उसने तो बस डाइवर्सिटी बनाई है, वो तो बस बनाती गई बनाती गई बनाती गई बनाती गई, उनको टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन में तो मनुष्य ने क्लासिफाई किया। कैरोलस, लिनियस, बेंथम, हुकर जैसे बात करें साइंटिस्टों ने इनको क्लासिफाई किया, बिल्कुल किया, और उन्होंने टेक्सोनोमिक यूनिट स्पीशीज बनाई और उसको बेहतरीन तरीके से सजा दिया फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज के अंदर। तो नेचर ने तो केवल स्पीशीज, माफ कीजिएगा, सिर्फ पॉपुलेशन बनाई, उसे तो बस वो तो बनाती गई बनाती गई बनाती गई बनाती गई और टेक्सोनोमिक्स ने इसको सजा दिया। अब बात है इवोल्यूशन की, इसको समझे कैसे कि इवोल्यूशन हुआ कैसा है। तो डार्विन ने आपको कैसे समझाया? डार्विन सर ने आपको इसे समझाया कि ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, और जैसे आपको ये समझ में आया कि एक बार एक नई स्पीशीज बनी, फिर नई स्पीशीज बनेगी, फिर नई स्पीशीज बनेगी, और शाकनी अवरोहण की फॉर्म में नई नई स्पीशीज बनती जाएगी, तो नई स्पीशीज बनी, तभी तो आपको इवोल्यूशन समझ में आया। तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि जैव विकास के लिए प्रथम कदम भी नई स्पीशीज की जो उत्पत्ति है, और अंतिम कदम भी नई स्पीशीज की उत्पत्ति है। मनुष्य भी एक स्पीशीज है, हाँ? बंदर भी एक स्पीशीज है, आर्की बैक्टीरिया के अंदर कोई बैक्टीरिया, वो भी एक स्पीशीज है बच्चों। तो स्पीशीज तो बन रही है, बस स्पीशीज ही बन रही है और स्पीशीज ही बनेगी। तो इवोल्यूशन ऐसे समझ में आप लोगों को। तो इवोल्यूशन के लिए प्रथम कदम भी नई जाति की उत्पत्ति है और अंतिम कदम भी नई जाति की उत्पत्ति है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, नेचर कौन से कैरेक्टर पर अपना ऑपरेशन ऑपरेट करता है, फिनोटाइप पे कि जीनोटाइप पे? मैं बताऊं, सिर्फ फिनोटाइप पर। नेचर को जीनोटाइप से क्या लेना देना, उसको तो जो दिखता है वो बिकता है, नेचर का बेसिक रूल है। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन वो काला वाला नेचर बोल रहा है भाई मुझे मत खा, इस सफेद वाले को खा, ये भी तो मेरा है भाई। वो बोलेगा मुझे क्या मतलब, मुझे तो तेरा कलर से जिस तू पहचान में रहा है तुझे खाऊंगा। छोटी टांगे छोटी गर्दन वाला जरा बोल रहा है ये लंबू मेरा भाई है, इसको मार, मुझे क्यों, मुझे तो कुछ खाने को दे दे। नेचर बोलेगी हमें क्या लेने देना, लंबी टांगे लंबी गर्दन की वजह से। नेचर ऑपरेशन हमेशा फिनोटाइप के ऊपर करती है, लेकिन भाई सिलेक्शन हमेशा जीनोटाइप का होगा। सर क्यों? क्योंकि अगली जनरेशन में जाएगा तो जीन ही ना भाई, लंबी टांगे लंबी गर्दन के बेस पर जिराफ का सिलेक्शन हुआ, तो उसने रिप्रोडक्शन किया, तो उसका जीन आगे गया उसी का। तो ऑपरेशन हमेशा फिनोटाइप के बेस पर होगा हर जनरेशन में, लेकिन सिलेक्शन अगली जनरेशन में जीनोटाइप का ही होगा। आ गया समझ में? ठीक है। तो म्यूटेशन थ्योरी जब आपके ओनेथेरा लेमार्कियाना प्लांट पर दी गई, तो थ्योरी में डेफिनेशन बच्चों सही थी कि म्यूटेशन सडन होते हैं, अचानक होते हैं, स्लो नहीं होते, इंटरमीडिएट नहीं होते, अपना एक्शन अचानक शो करते हैं, और डीएनए में होने वाले चेंज को हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल में होने वाले चेंज को। लेकिन इस थ्योरी में कुछ कमियां थी। अच्छाई तो थी कि म्यूटेशन को मेन सोर्स मानते हैं, इवोल्यूशन का मेन कारण माना जाता है, और इवोल्यूशन में बड़े बड़े जो चेंज है और मोस्टली इवोल्यूशन जो है म्यूटेशन से हुआ, ये सही चीज़ है। लेकिन गलत चीज़ क्या थी कि म्यूटेशन उतने भी कॉमन नहीं होते जितने ह्यूगो डी व्रिस सर ने बोला था। सेकंड, ज्यादातर म्यूटेशन चूंकि रिसेसिव होते हैं, और हमने अभी बोला कि नेचर सिर्फ फिनोटाइप के बेस पर ऑपरेशन करती है, तो सपोज किसी पॉपुलेशन म्यूटेशन हो भी गया तो नेचर को तो पता ही नहीं लगा, तो ये पॉइंट म्यूटेशन थ्योरी के एंटी जाता है, अगेंस्ट जाता है। और थर्ड, जिन प्लांट्स पर म्यूटेशन थ्योरी को स्टडी किया गया था बच्चों, एक्चुअली में जो प्लांट थे ना बच्चों, वही डुप्लीकेट थे, कॉम्प्लेक्स हेटेरोजाइगस प्लांट थे वो। तो बाद में लोगों ने म्यूटेशन थ्योरी पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ह्यूगो डी व्रिस से बोला कि भाई आप बताओ कि आपके कौन से रिजल्ट को तो हम म्यूटेशन माने, कौन से रिजल्ट को प्लांट की इनहेरेंट कैपेसिटी, क्योंकि जब प्लांट ही डुप्लीकेट है तो रिजल्ट भी तो उल्टे सीधे आएंगे, और उन्होंने हर रिजल्ट को म्यूटेशन मान लिया और म्यूटेशन को बहुत कॉमन बोल दिया। तो यही उनकी एक बहुत बड़ी बाई चांस मिस्टेक हो गई। ठीक है बच्चों।